मॉर्निंग दोस्तों, एग्रीकल्चर बायोलॉजी लवर में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। टॉपिक है क्रोमोसोम्स और स्पेशल क्रोमोसोम्स। स्पेशल क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एक है पॉलीटीन लैम्ब्रूस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स। ये थ्योरी क्लासेस है बाय साजिद सर। ठीक, ये ऑल एग्रीकल्चर व साइंस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्टार्स वर्कर ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स की खोज का श्रेय जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्टार्स वर्गर को जाता है। ठीक है, बाल्डियन ने 1889 में इसे क्रोमोसोम्स कहा था। ठीक है, यानी कि आप अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों की न्यूक्लियस के अंदर एक धागेनुमा संरचना प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेट कहते हैं। ये क्रोमेटिन नेट सेल डिवीजन के दौरान डेंस होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि केंद्र के अंदर जो जाल नुमा रस्सी नुमा जो धागे ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरफेज में आपस में क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिक नेटवर्क कह रहे हैं। बाद में ये जब सेल डिवीजन होता है तब ये डेंस होकर किसका रूप ले लेते हैं? क्रोमोसोम्स का। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स कैसा है? एक अनुवांशिक लक्षणों के वाहक कहे जाते हैं, यानी कि इन्हें व्हीकल कहा जाता है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स का। कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स पाए जाते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा ही पहुंचते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कहा जाता है। ठीक, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के अगर आपको स्टडी करनी है या मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, तो सबसे अच्छी अवस्था जो मानी जाती है वो सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था है। तो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? बहुत स्पष्ट व क्लियर दिखाई देते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स की अगर स्टडी करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो हमें मेटाफेज से अच्छी अवस्था नहीं होगी कोई। गुणसूत्र की जो औसतन लेंथ है वो 0.5 से लेके 3 माइक्रोन तक होती है, तथा इसका जो डायामीटर है, व्यास है, वो 2 से लेके 3 माइक्रोन होता है। क्रोमोसोम्स प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स का जो संगठन है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। आपको पता है, जो बैक्टीरियल सेल है, वायरस सेल है, ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा की सेल है या ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल है, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि ठीक, इसके चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है, जब और इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती? स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जो प्लाज्मिड है, इसके ऊपर सेक्स फैक्टर तथा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के डीएनए की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की संरचना जटिल व वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है ना, कुछ बड़े साइज़ के स्पेशल गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जैसे कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। बात करते हैं क्रोमोसोम्स की संरचना के बारे में। तो गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले पेलिकल, ये एंड सिरा है। टीलोमियर, ये सेकंड, जिसके अंदर मैट्रिक्स व अन्य ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, मैट्रिक्स, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और सैटेलाइट। ठीक है ना, यानी कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इन्हें 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक भुजा का
जैसे सेंट्रोमियर वाले भाग से एक भुजा का शॉर्ट होना, तो ये क्या कहलाता है, टीलोसेंट्रिक अवस्था कहलाती है। जबकि एक्रोसेंट्रिक स्टेज में क्रोमोसोम्स कैसा रहता है कि एक जो सेंट्रोमियर वाले भाग से थोड़ा सा उसका जो दूसरा क्रोमेटिड है वो बहुत छोटा तथा एक सिरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है सब मेटासेंट्रिक। इसको ये एल और शेप टाइप के क्रोमोसोम्स बनाते हैं, यानी कि बीच में क्रोमेटिड और नीचे की साइड क्या रहते हैं, क्रोमेटिड रहते हैं, बीच में सेंट्रोमियर रहता है। और जो लास्ट अवस्था है ये कहलाती है मेटासेंट्रिक अवस्था। ठीक है ना, इसमें दोनों क्रोमेटिड का साइज बराबर होता है तथा बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें क्रोमोसोम्स की, तो आपको यहाँ क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा। ये देखिए इसमें क्या क्या दिखा रहा है, जो ऊपर वाली सिरे है ये क्या कहलाती है, टीलोमियर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है, टीलोमियर कहलाती है। ठीक है, इसके बगल में ये एक पतली पतली मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है। इसमें दो धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोनिमेटा कह रहे हैं। और इस क्रोमोनिमेटा के ऊपर दानेदार जो आकृति पाई जा रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर्स कह रहे हैं। ठीक है ना, और बीच में एक खांच पाई जा रही है जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। ठीक है, इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं या फिर काइनेटोकोर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स नंबर हैं जिन पर क्या पाया जाता है, सैटेलाइट पाया जाता है, और सैटेलाइट और उसके क्रोमेटिड के बीच में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, दूसरी खांच पाई जाती है तथा यहीं पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। ये संरचना है क्रोमोसोम्स की। आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना क्या है, टीलोमियर। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स का टिप भाग है, अंतिम भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, गुणसूत्र को आपस में चिपकने नहीं देता। ठीक है ना, इस टीलोमियर क्या करता है कि दो क्रोमोसोम्स की टिप्स को आपस में क्या नहीं करने देता, भुजाओं को, क्रोमेटिड को आपस में चिपकने नहीं देता तथा टीलोमियर एज बढ़ने के साथ साथ छोटा होता जाता है। दूसरा भाग है पेलिकल। गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स को कवर किए हुए एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेलिकल कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि टीलोमियर्स के बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो पेलिकल कहलाती है। इसी के अंदर मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स आदि प्रेजेंट रहते हैं। ये कैसी है, नॉन जेनेटिक पार्ट होता है ये क्रोमोसोम्स का, इसका अनुवांशिकी में कोई रोल नहीं होता। तीसरा है मैट्रिक्स, ये जेल लाइक पदार्थ है, ये गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। ये भी कैसा होता है, नॉन जेनेटिक्स होता है और रंगहीन यानी एक्रोमेटिक होता है। इसमें वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, एंजाइम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, पेलिकल, मैट्रिक्स, ये दोनों ही स्टेज आपको मेटाफेज इसमें क्या दिखाई पड़ती हैं, साफ दिखाई पड़ेंगी आपको मेटाफेज अवस्था में। अगर आपको पेलिकल और मैट्रिक्स देखना है तो मेटाफेज स्टेज सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है ना, इसी में क्या रहता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, गायब रहता है। ठीक है, चौथी संरचना है क्रोमोनिमेटा। ये गुणसूत्र का कुंडलित यानी कि कॉइल्ड भाग है। ये अनुवांशिकी से क्या है, रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ये कुंडलित भाग डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ है, इसी को हेरिडिटरी पदार्थ माना जाता है। ठीक है, अब आता है क्रोमोमियर्स। क्रोमोनिमेटा के ऊपर पाए जाने वाले दाने के समान संरचना होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होता है, ये क्रोमोसोम्स है, देखिए। ठीक है, इसी ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोनिमेटा के, ये क्या है, क्रोमोनिमेटा है, इसी के ऊपर ये धागेनुमा संरचना पाई जा रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इसी के पास क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट्स कहते हैं या अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं।
ठीक है, इन्हीं के पास शरीर से रिलेटेड या जीव से रिलेटेड सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के पास रहती है तथा ये मोती की तरह दिखाई देती है तथा गुणसूत्र संगठित अवस्था में होते हैं, तब ये लेप्टोट्यूड में आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यानी कि मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट में जो लेप्टोटीन अवस्था है वहाँ पर ये क्रोमोमियर्स आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स वाले भाग पर जीन पाए जाते हैं, अभी बताया, जिन्हें क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। और छठवां भाग होता है सेंट्रोमियर, ठीक है, जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं हिंदी में, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं हिंदी में। ये क्रोमोसोम्स की दो भुजाओं को डिवाइड करता है तथा बीच वाला भाग सेंट्रोमियर कहलाता है, ठीक है। जो दो भुजाएं उन्हें हम यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड कह रहे हैं। तो सेंट्रोमियर भाग पर जो स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं, जैसे काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है ना, भाग पर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर वाले भाग पर क्या अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल भाग, स्पिंडल फाइबर या तुर्क धागे आगे अटैच हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। यह भाग कुछ क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य के 13 में, 14 में, 15 में, 21 में और 22 में जो गुणसूत्र होता है, यानी कि 13, 14, 15, 21 और 22 में जो पेयर होता है उसके ऊपर ये नोर वाला भाग पाया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट आउटर भाग पर क्या रहता है, इसके स्थित रहता है, यानी जो सैटेलाइट है ये बिल्कुल लास्ट भाग में प्रेजेंट होता है। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। सेट का मतलब है सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियो, जिसे शॉर्ट में निको भी कहते हैं, ठीक। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ये सेल है, आपको सेल दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या है, ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन नेट है। ये बाद में सेल डिवीजन के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्र में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दो अंदर धागेनुमा संरचना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोनिमेटा कह रहे हैं, हाँ ठीक। इसी के ऊपर दानेदार आकृति पाई जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर्स कह रहे हैं, ठीक है। बीच वाले भाग को क्या कह रहे हैं हम, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कह रहे हैं, ठीक। ये अगर इस गुणसूत्र की आपको स्टडी करनी है या स्पष्ट रूप से देखना है तो मेटाफेज अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है सेल डिवीजन की, ठीक है। आप बात करते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स। तो स्पेशल क्रोमोसोम्स में आपके सिलेबस में दो क्रोमोसोम्स हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स। तो बात करते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की खोज का जो श्रेय है बालबियानी को जाता है। इन्होंने 1881 में, मैंने बताया था कि जो सामान्य गुणसूत्र हैं उससे बड़े साइज़ के भी कुछ गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, जिसे ये स्पेशल क्रोमोसोम्स कह रहे थे। लेकिन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का विस्तृत अध्ययन जो था किसने किया था, पैंथर ने किया था 1930 में, जबकि बालबियानी ने 1881 में ही बता दिया था पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। इन्होंने डिप्टेरा, ड्रोसोफिला, जिसे फ्रूट फ्राइड या फल मक्खी कहते हैं, सियारा आदि की जो हमारे इंसेक्ट हैं, इनकी जो लार ग्रंथियाँ हैं यानी सलाइवरी ग्लैंड में, ये सामान्य से कई गुना बड़े तथा अधिक मोटे गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें इन्होंने क्या कहा, जॉइंट क्रोमोसोम्स कहा। जो बड़े साइज के होते हैं इन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहा जाता है। प्लांट में भी बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं पाए जाते, बैंड्स नहीं पाए जाते। इन्हें स्पेशलाइज्ड इंटरफेस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंडो रेप्लिकेशन या एंडोमाइसोसिस शो करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता पर इनका गुणसूत्र डुप्लीकेट करता रहता है, जिसकी वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रोमोसोमल डीएनए में माइटोटिक रेप्लिकेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी जो स्टैंड हैं, जो भुजाएं हैं, ये अलग नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, सेपरेट नहीं हो पाती। जबकि इनकी जो गुणसूत्र की जो स्टेनिंग की जाती है, जब इन गुणसूत्रों के ऐसे गुणसूत्रों की स्टेनिंग की जाए तो इसमें बैंड दिखाई पड़ते हैं। कुछ बैंड हल्के होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। जो हल्के होते हैं उन्हें लाइट बैंड कह रहे हैं और जो डार्क होते हैं उन्हें डार्क बैंड कह रहे हैं, ठीक है। इन बैंड्स के अंदर डेंस क्रोमेटिन
क्रोमेटिन या अधिक मात्रा में क्या रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बैंड्स और इंटरबैंड्स दोनों पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। बैंड्स पर जीन अधिक होने से अधिक प्रोटीन का एक्सप्रेशन करता है, जिससे वहाँ पफ का निर्माण होता है। देखिए ये पफ है। जब आप पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, पफ दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, पफ दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, देखिए जॉइंट क्रोमोसोम्स, स्पेशल क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम, जॉइंट क्रोमोसोम्स, यानी कि दैत्याकार बड़े साइज़ के गुणसूत्र भी कहते हैं। इसमें दो आते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का अगर अध्ययन कर रहा हो तो इंटरफेज स्टेज सबसे बढ़िया है। वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाती। इस प्रकार दो प्रकार के बैंड बनते हैं, डार्क बैंड बनते हैं जिसमें डीएनए अधिक मात्रा में और आरएनए कम मात्रा में बनता है, जबकि लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक, लाइट बैंड्स में क्या होता है, डीएनए कम होता है और आरएनए ज़्यादा रहता है। जबकि जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स है ये भी स्पेशल क्रोमोसोम्स है। इसकी स्टडी हम प्रोफेस फर्स्ट में कर सकते हैं। प्रोफेस फर्स्ट में क्या रहता है, मियोसिस की वजह से ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये देखिए फ्रूट फ्राई यानी ड्रोसोफिला का जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है उसका यहाँ डायग्राम देखते हैं हम। इसमें 5 भुजाएँ होती है, 1 2 3 4। सबसे पहली भुजा क्या कहलाती है, एक्स क्रोमोसोम्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्स क्रोमोसोम्स कहलाती है। इसे एक्स क्रोमोसोम्स भी कह रहे हैं। इसके बाद आपको ये जो भुजा दिख रही है जिसे हम क्रोमेटिड कह रहे हैं, इस पर बैंड पाए जा रहे हैं। देखिए 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड, इनको बैंड कह रहे हैं। तथा इनके बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इंटर बैंड कहते हैं। ये लाइट होता है और जो बैंड होते हैं वो डार्क होता है। ठीक है, जो डार्क बैंड होता है वहाँ पर क्या रहता है, जो डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, आरएनए की कम होती है। जबकि इंटरबैंड में क्या रहता है, डीएनए कम रहता है, आरएनए की मात्रा ज़्यादा रहती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो चौथा क्रोमोसोम्स होता है इसका जो साइज़ होता है वो शॉर्ट होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर ड्रोसोफिला की एक भुजा का अगर सेक्शन काटा जाए तो इस तरीके से आपको वहाँ पर आपको क्या दिखेगी, पफ दिखाई देंगे। देखिए ये पफ दिखाई दे रहे हैं फूले हुए इससे। ठीक है ना, तो ये जो आपको जो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, अधिक प्रोटीन बनने की वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए ये पफ बन जाता है, ज़्यादा जीन ज़्यादा प्रोटीन सिक्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का क्या है, डायग्राम है। इसके बाद आता है दूसरा स्पेशल क्रोमोसोम्स, जैसे हम क्या कह रहे हैं, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है ना, ये जंतुओं की जो ऊ साइट होती है उसमें मियोसिस की प्रोसेस फर्स्ट में कि जो डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो सलामेंडर की जो ऊ साइट है उसमें डीएनए की अधिक मात्रा होने के कारण ये और अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक, तो जब हम मियोसिस की प्रोसेस फर्स्ट का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन है ना, तो जो साइड आती है तो उसकी जो डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ पर ये लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक, ये देखिए ये जो बोतल ब्रुश होता है ना उसकी तरीके की तरह दिखाई देता है। इसके ऊपर दोनों साइड पर क्या पाए जाते हैं, लूप्स पाए जाते हैं। मेन एक्सिस होती है और उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में लूप्स पाए जाते हैं। अगर एक लूप्स का अगर सेक्शन काटे तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए ठीक है, ये बड़ा लूप्स है, इसको हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रत्येक गुणसूत्र की जो मेन एक्सिस के दोनों ओर बड़ी संख्या में क्या लूप्स बनते हैं। ये लूप्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं तथा मैट्रिक्स के द्वारा घिरे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। आरएनए की सिंथेसिस कम होने की वजह से ये लूप जगह जगह पर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसी में ही, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर बताइए। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं वो कैसे फाइबर होते हैं, 260 एंगस्ट्रॉम धागे के बने होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो 30 से 80 एंगस्ट्रॉम धागों के बने होते हैं। गुणसूत्र के घने भाग में स्थित होते हैं, यानी कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है
वो गुणसूत्र के जो डेंस भाग है वहाँ पर स्थित होता है, ठीक है ना। ऐसे इस भाग में जहाँ गुणसूत्र आपस में क्या रहते हैं, लिपटे रहे होते हैं, जबकि गुणसूत्र फैले हुए भाग में स्थित होते हैं, जहाँ भाग क्या है, मोस्टली गुणसूत्र कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं या खुले हुए होते हैं, ठीक। सेल डिवीजन की इंटरफेज में ये गहरा स्टेन लेते हैं, जबकि इंटरफेज स्टेज में ये हल्का स्टेन लेते हैं। डीएनए की इसमें अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि ये जो है हेटेरोक्रोमेटिन, इसमें डीएनए की मात्रा क्या रहती है, अधिक रहती है, जबकि यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है। अनुमानिक दृष्टि से ये कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, जबकि अनुवांशिक दृष्टि से यूक्रोमेटिन जो है ये अधिक एक्टिव और सक्रिय अवस्था है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की पावर नहीं होती, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, जबकि यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन करने की शक्ति होती है। इस भाग में क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, नए नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पाते, जबकि यूक्रोमेटिन वाले जो भाग है इसमें क्रॉसिंग ओवर अधिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र की गणना का जो तरीका है, कैरियोटाइप और आइडियोटाइप। जो आइडियोटाइप है इसमें क्या डिफरेंस है, तो कैरियोटाइप किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स के समुच्चय की संपूर्ण जो मॉर्फोलॉजी को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप या केंद्रक प्रारूप कहते हैं, ठीक है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं आती हैं, जैसे गुणसूत्र की संख्या कितनी है, उसका परिमाण कैसा है, व्यास तथा लंबाई आदि आ जाते हैं, जबकि गुणसूत्र की टोटल लंबाई कितनी है, कितनी कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है ना। कितनी क्रोमेटिड, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, इसका रेशो आ जाता है, तथा गुणसूत्रों की कुल लंबाई में प्रत्येक गुणसूत्र का क्या योगदान है, इसकी परसेंटेज भी हम क्या किस में देख सकते हैं, कैरियोटाइप में दे सकते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम्स का जितना सेट पाया जा रहा है किसी जीव के अंदर, उसका विस्तृत मॉर्फोलॉजी क्या कहलाती है, कैरियोटाइप कहलाती है, ठीक। जबकि आइडियोटाइप में क्या होता है, किसी इन पैमानों पर कैरियोटाइप का किसी एक पैमाने पर खींचा गया आरेखीय निरूपण आइडियोग्राम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य के आइडियोग्राम में ये शो करता है कि इसके जो गुणसूत्र जो 46 गुणसूत्र हैं उसमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। जबकि 23वां जो जो क्रोमोसोम्स है, 23वें पेयर जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, XY व XX, ठीक है, ये हेटेरोसोम्स कहलाता है, ठीक। जैसे कि आपने देखा जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं इसमें साइज़ अलग अलग होते हैं, दो क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है जो सेम लंबाई चौड़ाई इनकी बराबर रहती है। इस तरीके से जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स कैसे कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और एक क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो क्या कहलाता है, हेटेरोसोम्स कहलाता है, ठीक है। मेल में X बड़ा होता है जबकि Y छोटा होता है, जबकि वुमेन के केस में दोनों XX रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। आज आपको जो भी